चलिए सर, एग्जम्पशन चैप्टर, राइट। एग्जम्पशन चैप्टर में हम लोग नए सेक्शन के पास हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 48C, राइट। अब ये नया क्लॉज है क्या, कनेक्टेड है, पीछे भी कुछ बातें क्रूड ऑयल से रिलेटेड हुई हैं, स्टार्टिंग विथ सेक्शन 10 क्लॉज 48, जहां पर हम बात किए कि फॉरेन कंपनी अगर क्रूड ऑयल सेल करती है और उसका पैसा इंडिया में रिसीव करती है तो उसे इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना। एक स्पेशल अरेंजमेंट की गई थी ईरानियन ऑयल कंपनी के साथ। फिर यहां बात हुई कि तुम जब फॉरेन कंपनी क्रूड ऑयल बेच ही रहे हो फॉरेन से, तो तुम यहां स्टोरेज ही क्यों नहीं खोल लेते हो, यानी अपना स्टोरेज करो और सेल करो, हम इंडिया में तुम्हें टैक्स नहीं करेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी अरेंजमेंट जो थी वो एक्सपायर हो गई, कैंसिल हो गई, तो बचा हुआ जो तेल है उनके स्टॉक में अब वो उनको बेचेंगे। तो अल्टीमेटली हम यहां पर इन तीन जो क्लॉज थे हमारे पास क्रूड ऑयल से रिलेटेड, इसमें हम किनकी इनकम को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन कंपनी के इनकम को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिलेटेड था सप्लाई, स्टॉक और सेल ऑफ क्रूड ऑयल। फॉरेन से बैठे बैठे कंपनी क्रूड ऑयल का सप्लाई कर रही है, राइट। उसके बाद यहां पे स्टोरेज मेंटेन की हुई है, और ये था कि अगर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद जो बचा हुआ तेल है उसको बेचने पर जो इनकम होगी उसको भी टैक्स नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्यों ये सब था, क्योंकि क्रूड ऑयल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। अब ये एक दूसरा मास्टर प्लान है, क्रूड ऑयल से ही रिलेटेड है, जहां पर क्या हुआ है, आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके अंदर एक बोर्ड है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। उसकी सब्सिडरी है होली ओन्ड कौन, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसको क्या काम दिया गया, इसको काम दिया गया कि आप बड़े बड़े तेल के कुएं बनाओ और क्रूड ऑयल को स्टोर करो खरीद खरीद के गवर्नमेंट के बिहाफ में। अरे सर, गवर्नमेंट के बिहाफ में? हाँ, गवर्नमेंट के बिहाफ में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीद खरीद के रखो, इंडिया में स्टोरेज करके रखो। फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर का सिचुएशन आएगा, फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप हमारे जो जिस कंट्री से हमारे क्रूड ऑयल आ रहे हैं उनसे हमारे रिलेशनशिप मान लो टेम्पररी खराब हो, गल्फ वॉर हो जाए, तो फिर इंडिया में क्रूड ऑयल का सप्लाई न रुके, या ऐसे समझो गल्फ कंट्री में क्रूड ऑयल महंगा हो गया और अभी लगातार उम्मीद है कि अगले 1 महीने के लिए प्राइस बढ़ेगा, अगले 2 महीने के लिए प्राइस बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है यहां पे कि जो इंडिया में क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग वाली कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल, रिलायंस, ओएनजीसी, उनका रिजर्व तो है ही उनके पास। कहा जाता है जनरली 60-65 दिन का उनके पास रिजर्व है। उनकी रिफाइनरी बंद नहीं होगी अगर वो अगले 60-65 दिन तक क्रूड ऑयल को न इंपोर्ट करें। अच्छा, आपको भी पता है जो इंपोर्ट में ज्यादा रुपया हमारा खर्च होता है वो क्रूड ऑयल के परचेज पे होता है। 80 to 85% क्रूड ऑयल जो हमारा बाहर से आता है, जिसको हम प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बना के यूज करते हैं। तो अगर ये क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो जाएगा तो हमारा इंपोर्ट बिल यानी डॉलर का नुकसान ज्यादा होगा, ठीक। और ये 1990-91 में गवर्नमेंट को समझ में आया था, ऑब्वियसली जब वहां पर गल्फ कंट्रीज के रेट्स में हलचल हुई थी और इंडिया को काफी नुकसान हुआ था। बहुत पहले से स्ट्रैटेजी चली आ रही है कि हम यहां पर एक स्टोरेज डेवलप करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने मिनिस्ट्री के थ्रू, इस बोर्ड के थ्रू एक कंपनी क्रिएट की हुई है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक। अब उसकी इनकम को एग्जम्प्ट करने की बात हुई कौन से सेक्शन में, 10 क्लॉज 48C, फाइनेंस एक्ट 2020, असेसमेंट ईयर 21-22, यानी पहली बार आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल हो रहा है। सर, इनका पर्पस क्या है, इस कंपनी का पर्पस क्या है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के लिए बड़े बड़े ऐसे समझो कि बड़े बड़े ना ये तेल रखने के स्टोरेज बनाएंगे, जो अंडरग्राउंड होगा रॉक्स के बीच में, जहां हमें चट्टान मिल जाए वहां हम बनाएंगे। आप गूगल करोगे तो साउथ में 2-3 जगह इन्होंने इतने तेल का भंडार कर रखा है कि 10 से 15 दिन तक अगर इंडिया बाहर से तेल इंपोर्ट ना करे तो ये तेल बेच बेच के सारी रिफाइनरी का काम चला देंगे। मतलब इंडिया में जितनी रिफाइनरीज हैं उनको अगर बाहर से मान लो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए इंडिया में
या बाहर विदेशों में कि हम बाहर से तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस केस में ये सबको तेल सप्लाई करना चालू करेगी और कम से कम 10 से 15 दिन का स्टॉक इसके पास है। बस 10 से 15 दिन सर, हाँ 10 से 15 दिन। गवर्नमेंट धीरे धीरे इस स्टॉक रिजर्व्स को बढ़ा रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम कम से कम 45 से 50 दिन का टारगेट रखें। भाई जो इंडिया में रिफाइनरीज हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इनके पास तो स्टोरेज है ही क्रूड ऑयल का। उसके अलावा गवर्नमेंट इस स्टोरेज को डेवलप करना चाहती है ताकि इकोनॉमिकली अनफेवरेबल सिचुएशन ना हो। यूएस भी काम कर रही है इस पे अपनी जगह, इंडिया भी काम कर रही है। और अभी लॉकडाउन में अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल मई में, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए के क्रूड ऑयल का रेट जब $20 पर बैरल आ गया था, अरबों खरबों रुपए के क्रूड ऑयल परचेज करके इंडिया इसमें सेट कर चुकी है। क्रूड ऑयल का रेट $20 पर बैरल आ चुका था, त्राही त्राही हो चुकी थी। रसिया, यूएस, गल्फ कंट्रीज के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका फायदा इंडिया ने बहुत उठाया है। लाखों लाख बैरल्स क्रूड ऑयल स्टोर कर लिए सस्ते में, उसको अपना रिजर्व में रखी हुई है। तो ये कंपनी उसको मैनेज करती है। अब मान लो कोई गल्फ वॉर हो गया या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया या डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपी वीक हो गया, तो अब ये इंडिया में सप्लाई करना चालू करेंगी रिफाइनरीज को कि भाई क्रूड ऑयल तुम बाहर से मत मंगाओ, मुझसे परचेज करो। ठीक, गवर्नमेंट इसको इंस्ट्रक्शन देगी, ये सप्लाई चालू करेगी। अब सप्लाई चालू करने के बाद कल को जब मार्केट में रेट कंट्रोल्ड में आएगा तब ये बाई भी तो करेगी, क्योंकि इसने तो अपना गोडाउन खाली कर दिया, स्टोरेज खाली कर दिया सप्लाई करके, और वापस इसको रिप्लेस करेगी, रिफिल करेगी, रिप्लेनिशमेंट। हम क्रूड ऑयल स्टोरेज हैं, ये क्रूड ऑयल को स्टोरेज कर रही है, रिजर्व बना रखी है। अब ये सप्लाई कर दी अनइकोनॉमिक कंडीशन में, अनफेवरेबल सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, क्रूड ऑयल का सप्लाई चालू कर दिया कि सुनो तुम लोग ऐसे डॉलर का नुकसान न करो, बाहर रेट बहुत हाई है, डॉलर बहुत स्ट्रांग है, रुपी बहुत वीक है, और तुम्हारे से ऐसे समझो कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते अगले 15 दिन तक, हम सप्लाई करेंगे। तो इसने अपना स्टोरेज खाली कर दिया। बाद में अब ये तेल को फिर से रिप्लेनिश करेगी, अपने स्टोरेज को फिल करेगी। इसमें जो इनकम होगी, गवर्नमेंट कहती है हम इस इनकम को इस सेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, एग्जम्प्ट। पढ़ते हैं एग्जाम के लिए 2-3 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो या ना हो। अमेंडमेंट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये नाम आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। बीइंग अ होली सब्सिडरी ऑफ अ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड which works under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में सीबीडीटी, सीबीआईसी है बोर्ड, वैसे ये ऑयल मिनिस्ट्री का बोर्ड है और उसके अंदर ये कंपनी है होली ओन्ड। एज अ रिजल्ट, अब इसको इनकम कौन सी होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ द अरेंजमेंट फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड। इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है, क्रूड ऑयल स्टोर्ड है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे इन्होंने क्रूड ऑयल रिलीज कर दिया, बाद में रिप्लेसमेंट यानी भरने का काम किया स्टॉक को, तो इस बीच में जो इनको इनकम होगी वो एग्जम्प्ट होगी। ये काम गवर्नमेंट के डायरेक्शन में करेंगे, गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंगे। हाउएवर ये रिप्लेनिशमेंट का काम 3 साल के अंदर होना चाहिए। मान लो आज हमने क्रूड ऑयल रिलीज कर दिया टू डिक्रीज द इंपोर्ट, हम इंपोर्ट के डिमांड को कम करने के लिए हमने रिलीज कर दिया, तो जिस ईयर में रिलीज किया है उसके एंड से 3 साल के अंदर रिप्लेनिशमेंट का काम हो जाए तो इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट। ये इनकम एग्जम्प्ट होगी इस कंपनी की, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की इनकम एग्जम्प्ट होगी। किससे, क्रूड ऑयल के रिप्लेनिशमेंट से, लेकिन वो रिप्लेसमेंट 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्रूड ऑयल इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस में क्रूड ऑयल जो स्टोर्ड है वो रिमूव होगा और 3 साल के अंदर इस कंपनी को वापस उसको फिल कर देना, अपने लेवल पे ले आना है। धीरे धीरे गवर्नमेंट साउथ में 2-3 स्टेट की बात करें, तमिलनाडु, केरला की तरफ इनका स्टोरेज है, उड़ीसा में भी ये तैयार कर रहे हैं, राजस्थान में भी शायद तैयार कर चुके हैं। थोड़ा सा इंटरनेट पे आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर, बट इट इज अ बेस्ट कह सकते हैं एक्शन और प्लानिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग है
करोड़ों करोड़ों रुपए का डॉलर का जो नुकसान है। देखो सर, अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपी वीक हो गई और हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, तब भी नुकसान है। और गल्फ वॉर हो चुका है, क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ चुका है, 60-70 पर बैरल से, मान लो डॉलर पर बैरल से 110-120 पे जा गया है, तो हम क्यों इंपोर्ट करें? ये रिजर्व हमने बनाया क्यों है? और रिजर्व कैसे बन रहा है? ये ओपन ग्राउंड में वो बड़े बड़े कुएं बना के भी बन रहा है, और या फिर अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में चट्टानों को काट के और स्टोरेज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, करना चाहें तो। एग्जाम का काम तो यहां बन चुका है। सर, इस सेक्शन में अमेंडमेंट्स हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 50 में अमेंडमेंट है, इक्वलाइजेशन लेवी। कोई भी ट्रांजैक्शन, एक तरह से ये समझो कि ये इनकम टैक्स का सब्स्टिट्यूट है। इक्वलाइजेशन लेवी इज अ काइंड ऑफ टैक्स बट इट इज नॉट एन इनकम टैक्स। क्या हो रहा था, कुछ विदेशी कंपनियां इंडिया में ट्रांजैक्शंस कर रही थी। कैसी कंपनियां? ये फेसबुक टाइप की, यूट्यूब टाइप की कंपनियां, और इंडिया में ये बिजनेस भी कर रही है और इंडिया में ये टैक्स भी नहीं दे रही है, सेइंग कि हमारा इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, तुम फॉरेन कंपनी, तुम अगर इनकम टैक्स नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे। इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। तो अगर तुम्हारे ट्रांजैक्शन पे, जैसे मान लो मैं फेसबुक हूं और इंडिया में मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 लाख का काम किया एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का, जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी लग गई, तो अब उसी पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी इनकम जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी लग गई वो इस सेक्शन में एग्जम्प्ट होगी, यानी दोबारा इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एनी इनकम arising from any specific services provided or arising from e-commerce supply or services made or provided or facilitated on or after 1st April 2021 and chargeable to equalization levy। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और ऑनलाइन पोर्टल पे जो हम लोग गुड्स और सर्विसेज सेल परचेज करते हैं। सर, ऑनलाइन पोर्टल विदेशी कंपनी का है, उस इंडियन कंपनी का नहीं है। आप जब ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ खरीदते हो, सर्विसेज या गुड्स, तो उसमें वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स जो सप्लायर है वो इंडिया के, हम खरीदने वाले भी इंडिया के, लेकिन वो पोर्टल की जो कंपनी है, पोर्टल की ओनर, वो बाहर की है। अच्छा, ये डिमांड सप्लाई मैच करके मार्जिन कमीशन खा के निकल जाती है, टैक्स देती ही नहीं है, इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे लिए नया टैक्स लेके आते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी। और इक्वलाइजेशन लेवी लग गया तो अब हमें तुमसे इनकम टैक्स चाहिए ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी इनकम वो वाली एग्जम्प्ट हो जाएगी जिस पर गवर्नमेंट ने क्या ले लिया है, इक्वलाइजेशन लेवी। अब जैसे इनकम टैक्स लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू, वैसे ही इक्वलाइजेशन लेवी किसके थ्रू लगता है? तो चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। फाइनेंस एक्ट 2016 का चैप्टर 8 है जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाया है, लेवी किया है। सबसे पहले ये आया था स्पेसिफाइड सर्विसेज, इसके अंदर आती हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, उस पे इस साल से ये भी ऐड हो गया। खाली गवर्नमेंट से गलती क्या हुई अमेंडमेंट करते समय, ये गवर्नमेंट की गलती है, यहां होना चाहिए था 1 अप्रैल 2020, प्रीवियस ईयर 2021। गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट है वो इसमें डेट गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ा दी, ये हो गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी प्रीवियस ईयर 21-22। गवर्नमेंट से थोड़ी सी यहां पे अमेंडमेंट करते समय गलती हुई कि यहां 20 लिखना था, 21 लिख दिया, या फिर ऐसे लिखना था कि ये असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल 2021 है। यानी ये अमेंडमेंट आई तो अभी है, कौन से एक्ट के थ्रू? फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, लेकिन ये इफेक्टिव कब से है? अगर इस डेट को हम सही माने तो फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22, नेक्स्ट ईयर। लिख लीजिए अंडरलाइन करके लिखिए प्रीवियस ईयर 21-22 विच इज अ एरर बाय द गवर्नमेंट इन अमेंडमेंट। आपको एग्जाम में क्या लिखना है? यही डेट लिखनी है, ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ अप्रैल 2021, और ये प्रीवियस ईयर का 1st डे है, ना कि असेसमेंट ईयर का, इसलिए मैंने लिखा दिया प्रीवियस ईयर 21-22। इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट अ इनकम टैक्स। मेरे पास मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, मैं बाहर का बंदा हूं, नॉन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी, मैंने इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसपे क्या लग गया? इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स।
तो अब जो पैसा मेरा इंडिया से आ रहा है उस पर मुझे इनकम टैक्स नहीं देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बस इतना अभी ध्यान रखना है। इस जगह पर जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक, हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर में है ना कि इक्वलाइजेशन लेवी में। आपका डाउट अगर ये कि सर ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, तो उसका अलग चैप्टर, उसकी अलग पढ़ाई है। यहां क्या पढ़ रहे हो, मैं फॉरेन कंपनी हूं, मैं नॉन रेसिडेंट्स हूं, मैंने इंडियन एंटिटीज के साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं जिस पर इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी बोल के एक टैक्स लग गया है। तो अब अगेन वैसे ट्रांजैक्शन की इनकम पर मुझे इंडिया में इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये इनकम टैक्स का सब्स्टिट्यूट है, एक नया टैक्स जो 2016 से आ रखा है, इक्वलाइजेशन लेवी। ये याद रखना। तो ये दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स यहां पर थे जिसको हमने कवर किए। ठीक, आगे चलते हैं।